नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एग्री पाठशाला में। आज हम स्टार्ट करेंगे कृषि अर्थशास्त्र को, या जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। ठीक है, पिछली क्लास में हमने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कंप्लीट कर ली थी। क्या कंप्लीट एक्सटेंशन हमने क्या किया था? कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि प्रसार हमने बोला था। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे कृषि अर्थशास्त्र के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अर्थशास्त्र शब्द ग्रीक शब्द का आइकोनिया से लिया गया है। किससे लिया गया है? कैसा है? किस भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। उसमें कौन सा शब्द आता है? आइकोनिया आता है। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है, आइकोस और नॉमस। आइकोस का मतलब होता है घरेलू। घरेलू को इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं हाउस होल्ड। ठीक है, वही अगर प्रबंधन की बात करते हैं तो मैनेजमेंट। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। ठीक है, हाउस होल्ड का मतलब होता है एक इन्वायरमेंट या एक स्थान जहाँ पे हम लोग रहते हैं, जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो घर का के बीच का जो हमारा अर्थशास्त्र होता है, हम एक देश में तो देश देश को घरेलू के हिसाब से इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, तो ऐसे ही जहाँ पे हमारा परिवेश होता है, ठीक है, वहाँ जी की जो घरेलू अर्थव्यवस्था होती है, ठीक है, लेन देन वाली पैसे से रिलेटेड जो भी चीजें होती, वो क्या होती है? वो अर्थशास्त्र कहलाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र में कुछ सिद्धांत है। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। पहला सिद्धांत है लाभ का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है? लाभ का सिद्धांत, इसे जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये दिया था ए वाकर ने दिया था। ब्याज का आधुनिक सिद्धांत किसने दिया था? मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट किसने दिया था? हिक्स एंड हेंसन ने दिया था। जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? माल्थस ने दिया था। मुद्रास्फीति का सिद्धांत, जिसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ इन्फ्लेशन, एपी लर्नर ने दिया था। पूर्ण लाभ का सिद्धांत एडम स्मिथ ने दिया था। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो सिद्धांत है, ठीक है, उनको आपको पढ़ना है अच्छे से। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र में जो हमारे किसान आते हैं, ठीक है, उनके कई प्रकार होते हैं। किसान कई प्रकार के होते हैं, किसके आधार पे? जो उनके पास जमीन, जो हाउस होल्ड, सॉरी, जो लैंड होता है, ठीक है, उसके आधार पे किसानों को कई भागों में बांटा गया है, जिसमें हम लोग बात करते हैं। पहला होता है हमारा सीमांत किसान। इंग्लिश में इसे बोलते हैं अ, इसे बोलते हैं मार्जिनल फार्मर। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल फार्मर बोलते हैं। ठीक है, मार्जिनल फार्मर क्या होता है? जिसके पास जो जमीन होती है, ठीक है, 1 हेक्टेयर से कम होती है। ठीक है, अगर मार्जिनल फार्मर की बात करते हैं या सीमांत किसान की बात करते हैं, अगर 1 हेक्टेयर से कम जिसके पास जमीन है, वो क्या हो जाएगा? सीमांत किसान हो जाएगा। छोटा या लघु किसान की बात करते हैं, 1 से 2 हेक्टेयर हो जाएगा। अर्थ अर्ध या मध्यम किसान की बात करते हैं, 2 से 4 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, मध्यम किसान की बात करते हैं, 4 से 10 हेक्टेयर हो जाएगा। और बड़े किसान जो होते हैं, उनके पास 10 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन होती है। ठीक है, उन्हें क्या कहेंगे? बड़े किसान कहेंगे। ठीक है, कितनी श्रेणियां किसानों की? 5 श्रेणियां। एक हो गया सीमांत मार्जिनल, जो 1 हेक्टेयर से कम होता है। ठीक है, उसके बाद हो गया छोटा और लघु किसान, जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक होती। उसके बाद अर्ध मध्यम, ठीक है, उसके पास 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम 4 से 10 हेक्टेयर, और बड़े 10 से ज्यादा हेक्टेयर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अवधि के अनुसार वित्त। अवधि के अनुसार वित्त की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऋण और इसकी अवधि कितनी होनी चाहिए। अगर लघु या फसल ऋण है, ठीक है, लघु का मतलब होता है शॉर्ट टर्म लोन है, ठीक है, या क्रॉप लोन, तो 1 से 1.5 साल तक दिया जाता है। वहीं अगर मध्यम अवधि की बात करते हैं तो 1.5 से 5 साल तक दिया जाता है। ठीक है, वहीं अगर लंबे अवधि की बात करते हैं तो 5 से 30 साल तक लोन लिया जा सकता है। ठीक है, तो लोन की कितनी अवधि हो गई? 3 हो गई, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। शॉर्ट 1 से 1.5 साल, 1.5 से 5 साल मीडियम, और 5 से 30 साल लॉन्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं खेत दक्षता की माप। क्या बात करेंगे? खेत दक्षता की माप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो खेत दक्षता की माप होती क्या है? खेत दक्षता की माप सबसे पहले हम बात करते हैं होती क्या है। तो इसमें कुछ हमारे फार्मूला है, उनके बारे में बात करेंगे। शुद्ध पूंजी अनुपात। पहला फार्मूला किसका है? शुद्ध पूंजी अनुपात। किसका फार्मूला है? सबसे पहला शुद्ध पूंजी अनुपात के बारे में बात करेंगे। ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेट कैपिटल रेशियो। ठीक है, अगर ये कैसे निकाला जाता है? कुल संपत्ति हमारे पास जितनी जितनी हमारे पास देनदारियां, उनका अनुपात कर देते हैं, तो हमारी शुद्ध पूंजी अनुपात या नेट कैपिटल रेशियो निकल आता है। कार्यशील पूंजी की बात करते हैं, ये कैसे निकलता है? इसमें कार्यशील संपत्ति, ठीक है, जो संपत्ति हमारी कार्य, जिससे हमें पैसा मिल रहा है, कार्य हो रहा है, प्लस वर्तमान संपत्ति जो है, उसको किससे भाग देते हैं? मध्यवर्ती देनदारियों से और वर्तमान देनदारियों से। ठीक है,
इससे भाग देने पे हमें कार्यशील पूंजी या वर्किंग कैपिटल मिल जाता है। ठीक है, अब अगला बात करेंगे करंट रेशियो क्या होता है। करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, मतलब जो वर्तमान स्थिति में हमारे पास असेट्स हैं, संपत्ति है, और जो वर्तमान स्थिति में हमें देनदारियां, उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट रेशियो कहते हैं। ठीक है, ऋण इक्विटी अनुपात क्या होता है, ऋण इक्विटी अनुपात क्या होता है, या डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होता है, अंतर्देयता या नेटवर्थ। ठीक है, अंतर्देयता का मतलब होता है जो लाइबिलिटी जो हमें किसी को देना है, ठीक, उनके बीच का अंतर, और उसको किससे भाग देते हैं, हमारी जो नेटवर्थ होती है। ठीक है, उससे हमारे क्या निकल के आता है, ऋण इक्विटी अनुपात। उत्पादन क्षमता की बात करते हैं, प्रति एकड़ पैदावार को किससे भाग देते हैं, क्षेत्र की उपज से गुणे 100 से भाग गुणा करते हैं। ठीक है, इससे क्या निकल जाता है, उत्पादन क्षमता निकल आती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परिचालन लागत अनुपात। कुल परिचालन लागत को किससे भाग देते हैं, कुल लाभ से देते हैं। ठीक है, अगला है पूंजी की दर। इसमें क्या होता है, सकल आय होती है, उसको किससे भाग देते हैं, कुल कृषि आय से, और किससे गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, एक अंतर है हमारा उत्पादन अर्थशास्त्र और फार्म अर्थशास्त्र या फार्म मैनेजमेंट या प्रोडक्शन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर प्रोडक्शन इकोनॉमी के बारे में हम लोग बात करें, ठीक है, ये कैसा होता है, माइक्रो दृष्टिकोण होता है, माइक्रो दृष्टिकोण होता है। ठीक है, मतलब ये वो बड़े स्तर पे, ठीक है, इसको देखा जाता है। वही अगर माइक्रो दृष्टिकोण की बात करें, फार्म मैनेजमेंट, कि किसी छोटे एरिया में हमने फार्म बना दिया, तो उसको हमने क्या कह दिया, फार्म मैनेजमेंट या माइक्रो, उसको फोकस कर दिया या माइक्रो दृष्टिकोण कर दिया। दूसरा पॉइंट है अंतर फार्म विज्ञान। जो उत्पादन अर्थशास्त्र है, ये क्या है, अंतर फार्म विज्ञान है। क्या है, अंतर फार्म विज्ञान। और जो फार्म मैनेजमेंट है, ये क्या है, इंट्रा फार्म विज्ञान है। इंट्रा का मतलब होता है, मान लो हमारा एक कोई फार्म है, ठीक है, तो इसी फार्म के अंदर हम लोग जो अर्थशास्त्र वाली चीजें करेंगे, ठीक है, या इसी के अंदर हम जो भी लेन देन करेंगे या जो भी इसमें क्रियाएं करेंगे, वो क्या हो जाएंगे, इंटरा हो जाएंगे। ठीक है, वही मान लो एक फॉर्म ये था और एक फॉर्म दूसरा ये बन गया। ठीक है, तो ये जो अलग अलग फॉर्म बने, इनके बीच जो भी किसी भी माध्यम से या कुछ भी लेन देन होता है या कुछ भी इसमें क्रियाएं की जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं इंटर फॉर्म। ठीक है, इंटर का मतलब होता है दो अलग अलग चीजों में। अगला है राष्ट्र के कुल संसाधनों के लिए निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, जो उत्पादन अर्थशास्त्र होता है, इसमें राष्ट्र के जितने भी संसाधन हैं, उनके लिए निर्णय लिए जाते हैं। लेकिन जो फार्म मैनेजमेंट है, इसमें व्यक्तिगत खेत के लिए निर्णय लिया जाता है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। ठीक है, कि वेरिएबल कॉस्ट जिसे परिवर्तनीय लागत बोल सकते हैं या निश्चित लागत। ठीक है, इसे क्या होती है, अगर हम बात करते हैं परिवर्तनीय लागत की, चर लागत के रूप में जाना जाता है। इसे किस रूप में जाना जाता है, चर लागत के रूप में जाना जाता है। निश्चित लागत को डूबत लागत के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है, डूबत लागत के। डूबत का मतलब होता है संक, संक कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में, संक कॉस्ट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला है जो परिवर्तनीय लागत है, यह हमेशा नकदी में होती है। किसमें होती है, हमेशा जो है कैश में होगी। ठीक, वेरिएबल कॉस्ट किसमें होगी, हमेशा कैश में होगी। और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, नकदी और गैर नकदी दोनों में हो सकती है। जैसे कि हम लोग कोई प्लॉट वगैरह खरीदते हैं, तो नगद हमारे पास नहीं जमा रहता है। ठीक है, तो गैर नकदी में आ जाएगा, और नगद हमारे पास कैश होता ही है। जो परिवर्तनीय लागत है, या आउटपुट के स्तर के साथ बदलता है। ठीक है, जितना हमारा आउटपुट होता जाएगा, उसी के लेवल के साथ ये क्या चेंज होता जाएगा। इसमें आउटपुट के स्तर से कोई बदलाव नहीं होता फिक्स्ड कॉस्ट में। अगला हम बात करते हैं कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ जो संस्थान है, उनके बारे में बात करते हैं। पहला है एगमार्क, जिसे क्या बोलते हैं, कृषि विपणन बोलते हैं। यह कब स्थापित हुआ, 1937 में। यह चिन्ह कृषि उत्पाद की शुद्धता और गुणवत्ता को दर्शाते हैं। यह लेबल केंद्रीय कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसमें ऐसे एक चिन्ह लगा होता है, किसके द्वारा दिया जाता है, ये एगमार्क के द्वारा दिया जाता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। अब हम बात करते हैं अगला जो हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो संस्थान है, कौन सा, इकोमार्क। एक कब बना था, 1991 में। यह चिन्ह एक सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है कि उत्पाद पर्यावरण के अनुकूल है। वो क्या था, वो किसी भी प्रोडक्ट के लिए होता था। ठीक है, ये इको का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल जो प्रोडक्ट है, वो कौन इसमें सिंबल देगा, इको मार्क देगा। अगला है
भारतीय मानक ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो की बात करते हैं, ये कब बना था? 1987 में। यह निशान खरीदार को तीसरे पक्ष की गारंटी प्रदान करता है। ठीक है, मतलब जो खरीदता है उसको क्या करता है, एक गारंटी प्रदान करता है। इससे पहले 1947 में स्थापित आईएसआई भारतीय मानक संस्थान के रूप में नामित किया गया था। ठीक है, अगला हमारा है अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। अंतरराष्ट्रीय आईएसओ को की बात करते हैं, ये कब बना? 25 फरवरी 1947 को बना। वस्तुओं और सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय विनिमय की सुविधा के लिए एक सार्वभौमिक मानक को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसे क्या बोलते हैं? नाबार्ड बोलते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई में। ये कब बना? 12 जुलाई 1982 को। पुनर्वित्त द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास के लिए होता है। ठीक है, यह ग्रामीण समुदायों को अप्रत्यक्ष वित्त प्रदान करता है। ठीक है, अगला बात करते हैं, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं बदले गए हैं। ठीक है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अगला है भारतीय खाद्य निगम या फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या एफसीआई। ठीक है, ये कब बना था? 1965 में बना था। कब बना था? 1965 में बना था। ठीक है, देश में कृषि वस्तु का भंडारण एफसीआई के की मुख्य जिम्मेदारी होती है। ठीक है, अगला है डब्ल्यूटीओ, इसका मुख्यालय कहाँ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये 1 जनवरी 1995 को बना था। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की निगरानी को प्रोत्साहित करता है और विश्व व्यापार संगठन का संस्थापक सदस्य था। ठीक है, जो डब्ल्यूटीओ बना था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगला पॉइंट इसमें क्या कहा जा रहा है, इसे पहले टैरिफ एंड ट्रेड पर सामान्य समझौते के रूप में नामित किया गया था, जिसे जनवरी 1948 को स्थापित किया गया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं नियाम की। नियाम की बात करेंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मैनेजमेंट की बात करते हैं। ठीक है, सॉरी मैनेजमेंट नहीं होगा, मार्केटिंग होगा, विपणन है ना, तो ये क्या होगा? मार्केटिंग होगा। ये कहाँ है? जयपुर में है। कब बना? 8 अगस्त 1988 को। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विभाग में निर्दिष्ट प्रशिक्षण, शिक्षा, परामर्श और अनुसंधान प्रदान करना। इसका नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन अनुसंधान रखा गया। ठीक है, सीसीएस नियाम। अगला बात करते हैं ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। अगला जो हमारा है कौन सा है? ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन की बात करते हैं। ये कब बना था? 1987 में। देश के आदिवासी समुदायों में वन उत्पाद के विपणन की प्रणाली विकसित करना। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य है। अगला है कृषि और संस्कृत संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? अपीडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपीडा बोलते हैं। कब बना था? 1986 में। प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन स्थापित किया गया था। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? अपीडा बोलते हैं। अगला हमारा है राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे क्या बोलते हैं? नाफेड बोलते हैं। कहाँ है? नई दिल्ली में। कब बना था? 1958 को। यह भारत में कृषि से संबंधित उत्पादों के लिए सहकारी विपणन का सर्वोच्च निकाय है। कौन सा? नाफेड। अगला है विपणन और निरीक्षण निदेशालय। विपणन और निरीक्षण निदेशालय, अब ये कब बना था? 1935 में। इसका हेडक्वार्टर का फरीदाबाद हरियाणा में और नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, इसकी जिम्मेदारियां कृषि जिन्सों की गुणवत्ता नियंत्रण करना। ठीक है, जो कृषि जिन्स हैं उनकी गुणवत्ता को नियंत्रण करना। अगला जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, वो क्या है? कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, सीएसीपी। ठीक, कब बना था? 13 जनवरी 1965 को। यह न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी या वैधानिक समर्थन मूल्य एसएसपी और अधिप्राप्त मूल्य पीपी की सिफारिश करता है। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है, एमएसपी क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि एमएसपी किसको निर्धारित करता है? सीएसीपी निर्धारित। लेकिन एमएसपी होता क्या है? भारत में 2 मौसम यानी रबी और खरीफ में फसलों की बुआई से पहले सीएसीपी की सिफारिश पर भारत सरकार द्वारा फसल उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है। ठीक है, खरीद मूल्य पीपी क्या होता है? फसलों की कटाई से पहले सीएसीपी की सिफारिश पर सरकार द्वारा घोषित किए जाते हैं। कौन सा? पीपी। अगला बात करते हैं आइसो उत्पाद वक्र या आइसो क्वांट क्या होता है? यह 2 इनपुट संयोजनों की वक्र है जिसका आउटपुट समान है। ठीक है, ये जो 2 इनपुट लगाए जाते हैं उनकी संयोजन जो होता है वो उनका जो वक्र खींचा जाता है क्या है? आइसो उत्पाद वक्र।
और उनसे जो हमारा आउटपुट मिलता है वो क्या होता है, एक समान होता है। अगला है इंडिफरेंस कर्व। अगला क्या है, इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, ठीक है। यह एक वक्र है जो दो वस्तुओं के संयोजन को दर्शाता है और उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करता है। अगला बात करते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट के बारे में। अभी मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर जो ऋण होता है 3 प्रकार का होता है, शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे बीज खरीदना, खाद खरीदना परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस उद्देश्य से किया जाता है। मीडियम की बात करें, जैसे हम लोग एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं, ट्राली लेते हैं, हैरो लेते हैं, कल्टीवेटर लेते हैं, रोटावेटर लेते हैं और करहा लेते हैं। ये सारी की सारी चीजें किस में आ जाएंगी, मीडियम टर्म लोन में आ जाएंगी, ठीक है। लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, जैसे हम कोई लैंड लेते हैं, कोई हम अपना मकान बनवाते हैं, कोई महंगी कारखाना लगाते हैं, तो ये सारी सारी चीजें किस में आ जाएंगी, लॉन्ग टर्म लोन में आ जाएंगी, ठीक है। अगला बात करते हैं डाइवर्सिफाइड फार्मिंग क्या होती है। किसी एक खेत में जिस पर एकल उत्पाद से कुल आय का 50% से कम प्राप्त हो, ठीक है। मतलब दो फसलें बोई गई हैं, एक मान लो एक फार्म, एक खेत है, ये दो फसलें बोई गई, ठीक है। तो किसी एक फसल में 50% नहीं होना चाहिए, ठीक है। किसी एक सिंगल फसल में 50% नहीं होना चाहिए, भले ही 49%, लेकिन 50% नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला है स्पेशलाइज्ड फार्म। इसमें किसी एक फसल से कितना 50% होना चाहिए, इसे क्या बोलते हैं, विशिष्ट खेती बोलते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं मार्केटेबल सरप्लस क्या होता है। स्टॉक में कुल उपज का अंश जिसे किसान बेचने को तैयार है, कुल उत्पाद माइनस कुल आवश्यकता। कुल उत्पाद कितना है और हमें आवश्यकता कितनी है, उसको बचा के हम रख लेते हैं, और जो भी हमारा बचता है उसे हम लोग मार्केटेबल सरप्लस कहते हैं। विपणन योग्य अधिशेष, विपणन अधिशेष या केवल आदर्श स्थिति। मतलब मान लो हमारे पास कितने 40 क्विंटल क्या हुए, गेहूं उत्पादित हुए। हमारे परिवार में मान लो 10 सदस्य हैं, ठीक है। तो मान लो हमारे परिवार में 10 कुंटल गेहूं की खपत होती है, तो 10 कुंटल हमने 40 से निकाल लिए, कितने बचे, 30 कुंटल। ये ले जाके हमने मंडी में बेच दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मार्केटेबल सरप्लस। मार्केटेड सरप्लस क्या होता है, हमने 40 कुंटल उगाए थे गेहूं, तो 40 के 40 ले जाके हमने क्या किया, बेच दिए, तो ये क्या हो गया, मार्केटेड सरप्लस, ठीक है। इसमें कोई भी अवशेष मात्रा छोड़ते नहीं है। अगला बात करते हैं संपत्ति के प्रकार। पहला होता है फिक्स्ड एसेट या अचल संपत्ति, जिनको नकदी में परिवर्तित करने में कठिनाई आती है, जैसे हम लैंड, भवन या फार्म की बात करते हैं। वर्किंग का एसेट की बात करते हैं, फार्म मशीनरी उपकरण, ठीक है। करंट एसेट की बात करते हैं, जैसे नकदी हो गई, बीज हो गया, उर्वरक हो गया, ठीक है। सारे के सारे क्या हो जाएंगे, करंट एसेट्स हो गए। अगला बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। अर्थशास्त्र के पिता किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को। अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है, ये किसने कहा था, एडम स्मिथ ने कहा था। अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, ये किसने कहा था, मार्शल ने कहा था। भारत में सहकारी आंदोलन के जनक एफ निकोलसन को बोला जाता है, ठीक है। कृषि उत्पादन पूंजी में निष्क्रिय कारक है, ठीक है। कृषि उत्पादन जो होता है पूंजी में क्या होता है, निष्क्रिय कारक होता है। खेत प्रबंधन में श्रम एक सक्रिय कारक है, ठीक है। कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 में पारित किया गया था। एगमार्क किस वर्ष स्थापित हुआ, 1937 में। योजना आयोग की स्थापना 1950 में, मार्च 1950 में की गई थी, ठीक है। अगला बात करते हैं योजना आयोग का नामकरण नीति आयोग कब हुआ, 2015 में। फार्म प्रबंधन एक इंट्रा फार्म विज्ञान है, क्या है, इंट्रा फार्म विज्ञान है। किसान केंद्रीय सहकारी बैंक में अल्पावधि ऋण प्राप्त करते हैं, ठीक है। वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। विलासिता वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार होती, क्या होती, अधिक लोचदार होती है। आवश्यक वस्तुओं की मांग बिना लोचदार होती है। खेत पर महत्वपूर्ण निश्चित लागत भूमि का किराया होती है, ठीक है। जो खेत होता है हमारा लैंड होता है, उस पर एक निश्चित लागत होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, किराया कहते हैं। सामान्य रूप से कृषि उत्पादों की मांग क्या होती है, बिना लोचदार होती है या इनएलास्टिक होती है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो हमारा है, खाद्यान्न की मांग की कीमत लोच है, सापेक्ष रूप से अप्रभावी, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का संबंध मिश्रित प्रकार का है। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 12 से 17 थी, ठीक है। जोखिम कम से कम होता है डाइवर्सिफाइड खेती में। लघु अवधि लोन किस सुविधा के उद्देश्य से दी गई है, फसल उत्पादन के लिए, ठीक है। लघु अवधि जो होती है फसल उत्पादन के लिए दी जाती है, ठीक है। अगला बात करते हैं
भूमि विकास बैंक द्वारा वित्त प्रदान किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए। खुदरा बाजार जो रिटेल मार्केट को माना जाता है बिल्कुल सही बाजार, ठीक है। वह बाजार जिसमें वस्तुओं के कुछ ही विक्रेता होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ऐसे बाजारों को कहते हैं ओलिगोपोली, ठीक है। ओलिगोपोली की मार्केट क्या होता है, जिसमें जो वस्तु होते हैं उनको सॉरी, इसमें जो वस्तु होते हैं, ठीक है, इनको बेचने वाले कुछ ही होते हैं लेकिन उनकी संख्या अधिक नहीं होती, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, भारत में कृषि विपणन जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती, ये किताब किसने लिखी थी, एस आचार्य एवं एन एल अग्रवाल ने। कौन सा क्रेडिट, 3 R है, रिपेमेंट, रिस्क बियरिंग एंड रिटर्न। रिपेमेंट हो गया, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन आ जाता है 3R का मतलब क्या होता है, रिपेमेंट हो जाएगा, रिस्क बियरिंग हो जाएगा, ठीक, और रिटर्न हो जाएगा। 5C का मतलब क्या होता है, कैरेक्टर, कैपेसिटी, कैपिटल, कंडीशन एंड कॉमन सेंस। अगला पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट कहा, क्या कह रहा है, वर्तमान आय का भविष्य मान ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धिकरण कहते हैं, कंपाउंडिंग कहते हैं। भविष्य आय का वर्तमान ज्ञात करने की विधि को क्या कहते हैं, बट्टा गया डिस्काउंटिंग कहते हैं। मतलब वर्तमान आय का जो भविष्य होता है उसको किससे मापते हैं, कंपाउंडिंग से मापते हैं। लेकिन जो भविष्य का जो वर्तमान होता है उससे हम लोग डिस्काउंटिंग से मापते हैं। जब सीमांत उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। सामान्य सीमांत रिटर्न के सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब संसाधन क्या होते हैं, सीमित होते हैं। वर्तमान में भारत की खेती प्रणाली बन गई है क्या, बाजार उन्मुख, ठीक है। जो बाजार को देख देख के हम लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, फसल उगाते हैं। अगला है, शिव रमन कमेटी की सभा से 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। विभिन्न उत्पादों की बिक्री करने वाली बड़ी संख्या वाली फर्मों की बाजार संरचना क्या कहलाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहलाती है। क्या कहलाती है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। यदि एक खेत पर प्रबंधन किया जाता है तो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत होता है डीमेजिंग रिटर्न्स का नियम, ठीक है, डीमेजिंग रिटर्न का नियम। आर्थिक सिद्धांत जिसका उपयोग करके फसल के उत्पादन की लागत को कम किया जाता है, कम से कम लागत संयोजन का सिद्धांत अपनाकर, ठीक है। अगला बात करते हैं, भारत में कृषि वित्त के लिए शीर्ष निकाय कौन सा है, नाबार्ड है। कृषि अर्थशास्त्र और नीति अनुसंधान NIAP के लिए राष्ट्रीय केंद्र स्थित है कहाँ, नई दिल्ली में। आर्थिक रूप से प्रासंगिक क्षेत्र में कम रिटर्न के कानून के अनुसार क्या हो, जोन सेकेंड है, ठीक है। अगला बात करते हैं, समान सीमांत रिटर्न के सिद्धांत को तब लागू किया जाता है जब संसाधन की कीमतें क्या होती है, अधिक होती। डिमाइजिंग रिटर्न का नियम जब संचालित होता है जब एक इनपुट परिवर्तनशील होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था एक प्रकार का अर्थशास्त्र है, किसने कहा था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। पूंजी के हिस्से को ब्याज के रूप में संदर्भित किया जाता है। अर्थशास्त्र में कोई भी चीज को मानव को संतुष्ट कर सकती है उसे कहा जाता है माल, ठीक है। अर्थशास्त्र में अगर बात करते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो इंसान को संतुष्ट करती है उसे क्या कहते हैं, माल कहते हैं। अर्थशास्त्र में नकदी एक क्या है, कार्यशील पूंजी है। दो इनपुटों के मध्य सभी संभावित संयोजन जो फंड की दी गई राशि के खरीदे जा सकते हैं उसे कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। क्या कहते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन कहते हैं। निवेश और वापसी के बीच का समय अंतर क्या कहलाता है, गेस्टेशन पीरियड कहलाता है। जोखिम वहन करने की क्षमता इस पर निर्भर करती है, किस पे, निवल मूल्य पर या नेट वर्थ पर, ठीक है। अगला बात करते हैं, जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती तो सीमांत उपयोगिता क्या होती, शून्य होती। उत्पादन के चरण फर्स्ट को चरण भी कहा जाता है, प्रतिफल में वृद्धि, ठीक है। फलों और सब्जियों के मामलों में विपणन अधिशेष मतलब जो मार्केटेड सरप्लस है उसका लगभग कितना होता है, 80% होता है। इंफीरियर वस्तुओं की मांग की आय का लॉस क्या है, नकारात्मक है। जिफेन गुड्स माल की मांग की आय का लॉस क्या है, नकारात्मक है। मोनोपोली बाजार में है, उपज का एक विक्रेता होता है। जब उत्पाद का केवल एक ही खरीदार होता है तो बाजार को इस प्रकार कहा जाता है, जैसे मोनोप्सी बाजार, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला पॉइंट जो हमारा है, खरीदारों विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या है और उन्हें मांग, आपूर्ति और कीमतों का सही ज्ञान है, जिसे पूर्ण बाजार या परफेक्ट मार्केट कहा जाता है। बाजार जिसमें नियमों विनियमों के अनुसार व्यापार किया जाता है उसे कहते हैं विनियमित, रेगुलेटेड या विनियमित बाजार या मार्केट।
उत्पाद को उत्पादन के बिंदु से उपभोग के बिंदु तक ले जाने को शामिल लागत का जो शामिल लागत होती है उसे क्या कहते हैं? मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्केटिंग कॉस्ट कहते हैं या विपणन लागत कहते हैं। किसानों की बैलेंस शीट प्रदर्शित करती है किसान की वित्तीय स्थिति। ठीक है, वित्तीय स्थिति कैसी किसान की कौन प्रदर्शित करता है? बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं कृषि स्तर पर वित्त संबंध प्रबंधन को सूक्ष्म वित्त प्रबंधन भी कहा जाता है। आरबीआई के मापदंडों के अनुसार नेट बैंक क्रेडिट का 18% कृषि में निवेश किया जाना चाहिए। बाद में विपणन जो मार्केटेड सरप्लस है विपणन योग्य अधिशेष से अधिक है। ठीक है, अगला अगला पॉइंट क्या है? भूमि का किराया एक उदाहरण है निश्चित लागत का। बिक्री कर एक उदाहरण है अप्रत्यक्ष कर का। सहकारी के माध्यम से सदस्यों और गैर सदस्यों दोनों के माध्यम से लाभान्वित होते हैं। ठीक है, बीसी अनुपात क्या होता है? क्या बीसी अनुपात क्या होता है? तो सकल रिटर्न जो होता है वो कुल लागत से उसको क्या करते हैं? भाग देते हैं। विनियमित बाजार में सबसे आम तरीका मौजूद क्या होता है? खुली नीलामी प्रणाली। ठीक है, खुली नीलामी प्रणाली की बात करते हैं। व्यापारियों को अत्यधिक गिरावट से बचाने वाली तकनीक को हेजिंग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं? हेजिंग के रूप में जानते हैं। अगला पॉइंट हमारा कुछ भी जो मनुष्य की जरूरतों और आवश्यकताओं को पूरा करते हैं उसे कहते हैं गुड्स। भंडारण का कार्य बनाता है समय उपयोगिता। ठीक है, जीवन के लिए आवश्यक अनिवार्य वस्तुओं की मांग होती है। पूर्णतः अलिखित, पूर्णतः क्या होती है? अलचली होती है। ठीक है, जब एक उद्यम ना तो किसी अन्य उद्यम के उत्पादन को जोड़ता और ना ही उसमें बाधा डालता उसे उस संबंधित उद्यम को क्या कहते हैं? संपूरक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आय बढ़ाने के साथ विलासिता वस्तुओं पर प्रतिशत व्यय बढ़ाता है। वह बाजार जिसमें स्थायी और टिकाऊ वस्तुओं का व्यापार होता है उसे कहते हैं सेकुलर बाजार। ठीक है, क्या कहेंगे? सेकुलर बाजार कहेंगे। फसल की खेती और दूध उत्पादन इसका एक उदाहरण है। किसका? पूरक उद्यम का। किसका उदाहरण है? पूरक उद्यम का उदाहरण है। ठीक है, अगला विश्व व्यापार संगठन कृषि अनुसंधान संयंत्र संरक्षण रसायनों और पारिस्थितिकी रूप से नाजुक क्षेत्र के लिए सब्सिडी जैसे गैर कार्रवाई रोग सब्सिडी को निम्न के अंतर्गत गिना जाता है। किसके? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत गिना जाएगा? ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत गिना जाएगा। कृषि उत्पादन के उद्देश्य से बिजली सिंचाई उर्वरक जैसे सब्सिडी पर सीमित अनुमति ब्लू बॉक्स के रूप में जानी जाती है। कृषि उत्पाद अधिनियम जो कृषि उत्पाद अधिनियम है 1937 में पारित किया गया था। ठीक है, सहकारी क्रेडिट सोसाइटी 1904 में पारित की गई थी। देशों के समग्र विकास की तुलना करने के लिए हाल ही में विकसित विश्लेषण अवधारणा का सही मापदंड क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, अगला बात करते हैं विश्व विकास रिपोर्ट के उद्धृत मानव विकास सूचकांक एक देश का मात्रात्मक माप है। जीवन स्तर, शैक्षिक अवसर, नागरिक की दीर्घायु के आधार। ठीक है, सॉरी। अगला बात करते हैं टाइप एंड सिस्टम ऑफ फार्मिंग। ठीक है, फार्मिंग के प्रकार क्या होते हैं? ठीक, उनका सिस्टम क्या होता है? सबसे पहले बात करते हैं फार्मिंग की। ठीक है, फार्मिंग दो टाइप की होती है, एक टाइप्स होता है और एक सिस्टम होता है। अगर टाइप्स की बात करें तो डाइवर्सिफाई फार्मिंग हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड विशिष्ट फार्मिंग हो जाएगी, मिक्स मिश्रित खेती हो जाएगी, ड्राई फार्मिंग शुष्क खेती हो जाएगी और रेंचिंग हो जाएगी। अगर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, सिस्टम में इंडिविजुअल फार्मिंग, कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, स्टेट फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग, ज्वाइंट फार्मिंग, कलेक्टिव फार्मिंग, कोऑपरेटिव फार्मिंग। ठीक है, सारी की सारी क्या हो जाएंगी? सिस्टम फार्मिंग हो जाएगी। अगला बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग के टाइप्स क्या होते हैं? कोऑपरेटिव बेटर फार्मिंग हो जाएगा, कोऑपरेटिव ज्वाइंट फार्मिंग हो जाएगा, कोऑपरेटिव टेनेट फार्मिंग हो जाएगा, कोऑपरेटिव कलेक्टिव फार्मिंग हो जाएगा। ठीक है, तो कितने हैं? 4 पॉइंट हमारे हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग, बेटर, ज्वाइंट, टैलेंट और कलेक्टिव। अगला बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी क्या होती है? इसे बोलते हैं इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं माल और सेवा कर अधिनियम 29 मार्च 2017 को लोकसभा में पारित किया गया। 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया। ठीक है, 29 मार्च से 1 जुलाई तक का समय लग गया। गुड्स एंड सर्विस टैक्स ला एक व्यापक बहुस्तरीय गंतव्य आधारित है जो हर मूल्य वर्धन पर लगाया जाएगा। अगला बात करते हैं सरल शब्दों में जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया गया एक अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कानून में कई अप्रत्यक्ष कर कानूनों को बदल दिया जो पहले भारत में मौजूद थे। ठीक है, अगला बात करते हैं
बहुचरण क्या होता है? कई परिवर्तन होते हैं जो एक वस्तु अपनी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से जाती है और निर्माण से अंतिम बिक्री तक उपभोक्ताओं के लिए होती है। ठीक है। अगला है अंतरराज्यीय बिक्री पर केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित। ठीक है, मतलब जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या होता है, बिक्री हो रही है। ठीक है, जैसे राजस्थान के भीतर। अगला है एस जी एस टी। एस जी एस टी क्या होता है? राज्य सरकार द्वारा अंतर राज्य बिक्री पर एकत्रित धन। ठीक है। आई जी एस टी क्या होता है? अंतरराज्यीय बिक्री के लिए केंद्र सरकार द्वारा एकत्रित जो हमारा धन होता है उसे कहते हैं सी जी एस टी। ठीक, उदाहरण की बात करें जैसे राजस्थान से जयपुर। ठीक है। अगला बात करते हैं। ठीक है, तो आपका जो लास्ट पॉइंट है यही रहा था। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स जो हम आज हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिक के बारे में। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लग रही होगी। और हाँ, एक सूचना और है, आपका जो एजीटीए का एग्जाम है उसकी डेट आ चुकी है। ठीक है, 13 जुलाई इसकी डेट है। 13 जुलाई इसकी डेट है। तो आप लोग ये नेमना सुंडा की जो एमसीक्यू सीरीज है और बुक सीरीज है, सभी चीजें जो है अटेंड करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास।